राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। चुनाव आयोग ने विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। जिन राज्यों में यह चुनाव होने हैं उनमें झारखंड, त्रिपुरा, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। इन 6 राज्यों की 7 विधानसभाओं के लिए उपचुनाव 5 सितंबर को होंगे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि SC/ST कानून IPC का दुरुपयोग न्याय प्रणाली को अविरुद्ध कर रहा है। पीयूष गोयल के खिलाफ विपक्षी दलों ने दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस, भाजपा नेता ने किया पलटवार। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2019 के मोदी उपनाम मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगने के बाद सांसद के रूप में बहाल होने के एक दिन बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दिल्ली में सरकारी बंगला फिर से आवंटित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बासु ने घोषणा की कि छात्रों को अपनी पहली भाषा चुनने की आजादी है और राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। कोलकाता में आप बंगाली को पहली भाषा के रूप में चुन सकते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण गुजरात से शुरू होकर पूर्वोत्तर राज्य मेघालय तक चलने वाला है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित भूमि घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 14 अगस्त को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए बुलाया है। इससे पहले अवैध खनन मामले में आखिरी बार 18 नवंबर 2022 को हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 2020 दिल्ली दंगे मामले में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन और 9 अन्य के खिलाफ कोर्ट ने तय किए सभी आरोप। मुंबई में सार्वजनिक निकाय बृहद मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन द्वारा नियुक्त निजी बस चालकों ने मंगलवार को 7वें दिन अपनी हड़ताल वापस ले ली। दिल्ली की मंत्री आतिशी को सेवाओं और सतर्कता विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाएगा तथा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे संबंधित प्रस्ताव मंजूरी के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजा। राष्ट्रपति ने विकासशील चेतना के शहर में सुपर माइंड की आकांक्षा विषय पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे 1990 के दशक के दौरान लगभग 3 वर्षों तक श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर में शिक्षक के रूप में सेवा करने का सौभाग्य मिला। वहां मैंने जितना सिखाया उससे अधिक सीखा। उन्होंने कहा कि इस समृद्ध अनुभव के लिए मैं ऋणी रहूंगी। उन्होंने आगे कहा कि श्री अरबिंदो का मानना था कि सुपर माइंड मनुष्य को दिव्य प्राणियों में बदलने में सक्षम बना सकता है। Before I say something, I like to bow my head on the feet of holy supreme soul of my mother and Sri Aurobindo. It is a matter of deep spiritual importance for me to be here in Auroville to inaugurate the conference on aspiring for super mind in the city of evolving consciousness. As we all know that Auroville was the vision of Sri Aurobindo, which was translated into reality by the mother. Their teachings and philosophy continue to inspire the guide millions of seekers worldwide. I consider myself to be a part of large community of those who have benefited from the vision of Sri Aurobindo and the Mother. I had the privilege of serving as an honorary teacher at Sri Aurobindo Integral Education Center, Rairampur, for about 3 years during the 1990s. I must acknowledge that I learned more than I thought. I remain devoted for that spirituality enriching experience at the education center. Ladies and gentlemen, next week on Tuesday, the 15th of August, we will all be celebrating our Independence Day. And it is a coincidence of great significance that Maharshi Aurobindo's birth anniversary also happens to be on the 15th of August and is celebrated widely. In the year 1925, on his birthday, Sri Aurobindo had said, and I quote, "The mind works on the basis of division. It always takes the truth piecemeal. We find that it is not able to solve the problems. It is possible to go beyond the mind, and there is the super mind, which is the organization of the infinite consciousness."
uncut. On India's independence, Sri Aurobindo gave an important speech outlining his dreams for the country and humanity. He dreamed of passing on the spiritual gift of India to the world. He wrote that the world was turning towards India with hope. In today's world, India occupies the high table among nations. The message of India goes beyond economic and technological spheres. India's message of one earth, one family, one future, or Vasudhaiva Kutumbakam reflects the ideals propagated by Sri Aurobindo. Today, I visited the Matri Mandir. That rare and unique mandir generated an experience of being connected with it. The special architecture of Matri Mandir reflects the ideals and teachings of the Mother and Sri Aurobindo. I would like to convey an important message to the residents of Auroville and all men and women of goodwill from across India and the world gathered here. The good work that you are doing attains greater significance in the context of India's onward march into the Amrit Kal. India is forced to lead the world in providing lasting solutions to global challenges. The Auroville community can make a great contribution in this endeavor. In the end, I would like to extend my best wishes for the bright future of all of you. May the global community walk on the path of truth, compassion, and harmony while seeking the spiritual goal of supreme consciousness. Thank you. जय हिंद, जय भारत। लोकसभा में अंतर सेवा संगठन विधेयक 2023 बिल को मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर सेवा संगठनों के कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांडर को सशक्त बनाने के लिए अंतर सेवा संगठन विधेयक 2023 को विचार और पारित करने के लिए राज्यसभा में पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बिल का उद्देश्य हमारे सैन्य बलों में निहित अनुशासन की महान परंपरा को और मजबूती देना है। यह अनुशासन ही है जो हमारे सैनिकों के अंदर न सिर्फ आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है, बल्कि एक यूनिट या स्थापना के रूप में उनके अंदर एकता की भावना को भी मजबूत करता है। इसीलिए यदि अनुशासनहीनता का कोई प्रकरण आता है तो उसका त्वरित निराकरण करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। राजनाथ सिंह टू मूव अ मोशन for consideration of the inter-services organizations command, control and discipline bill 2023। सभापति महोदय, जैसा कि सदन को विदित है कि वर्तमान में जो वैश्विक परिस्थितियां हमारे सामने हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सेनाओं का सशक्त होना यह आवश्यक है। तो अपनी सेनाओं को सशक्त करने की दृष्टि से ही यह बिल लाया गया है। कानूनों के संबंध में भी मैं यह मानता हूं कि यही बात पूरी तरह से लागू होती है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने देश की प्रगति में बाधा डाल रहे बहुत सारे पुराने कानूनों को रद्द किया है और कुछ ऐसे कानून हैं जिन कानूनों में उन्होंने संशोधन किया है। और इस बिल का उद्देश्य हमारे सैन्य बलों में निहित अनुशासन की महान परंपरा को और मजबूती देना है। और यह अनुशासन ही है जो हमारे सैनिकों के अंदर न सिर्फ एक आत्मविश्वास ही पैदा करता है, बल्कि एक यूनिट या इस्टेब्लिशमेंट के रूप में उनके अंदर एकता की भावना को भी मजबूत करता है। इसलिए यदि अनुशासनहीनता का कोई प्रकरण आता है तो उसका त्वरित निराकरण होना चाहिए और त्वरित निराकरण होना यह अत्यंत आवश्यक भी होता है। इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 का यह प्राविजन करता है कि इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए त्वरित कार्रवाई की जा सके। सभापति महोदय, यह बिल एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने में निश्चित रूप से मदद करेगा जो हमारे इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में अनुशासन को स्वाभाविक रूप से मजबूत करेगा। महोदय, वर्तमान में जो व्यवस्था है उनके अनुसार चाहे भारतीय सेना हो, नौसेना हो, वायु सेना हो, सभी अपने रेस्पेक्टिव एक्ट के द्वारा ही गवर्न होते हैं। जैसे
हमारा आर्मी एक्ट है 1950 का, एयरफोर्स एक्ट है 1950 का, और इंडियन नेवी एक्ट है ये 57 का। इसी के तहत बनाए गए जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उन्हीं के अनुसार सारी चीज़ें गवर्न होती हैं। इस एक्ट के तहत कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड अपनी डिसिप्लिनरी या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का प्रयोग अपनी ही सर्विस के पर्सनल पर वह कर सकते हैं। अब तक का यह प्रोविजन है। उन्हें दूसरी सर्विसेज से संबंधित पर्सनल जो उनके संगठन में कार्य कर रहे हैं पर डिसिप्लिनरी या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का प्रयोग करने का अभी तक अधिकार सभापति महोदय प्राप्त नहीं है। ऐसे प्रोविजन से इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में स्वाभाविक रूप से कई बार समस्याएं खड़ी होती हैं, खासकर तब जब किसी इंसिडेंट में विभिन्न सर्विसेज के पर्सनल इन्वॉल्व होते हैं और उन पर डिसिप्लिनरी या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के लिए इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में कार्यरत पर्सनल को उनके पेरेंट सर्विस यूनिट्स में वापस भेजने की आवश्यकता पड़ती है। सभापति महोदय, इसलिए सभी इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस के कमांडर इन चीफ या ऑफिसर्स इन कमांड के लिए उनके ऑर्गेनाइजेशंस में डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए एक इनेबलिंग एक्ट बनाया जा रहा है। अतः आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से इनपुट्स लेकर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के परामर्श से इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस कमांड, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 को ड्राफ्ट किया गया है। यह बिल हमारी सेना के अंदर प्रॉपर इंटीग्रेशन एंड ज्वाइंटनेस को प्रमोट करेगा। इसके साथ ही सभापति महोदय, यह बिल इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस के चीफ्स को बेहतर डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी प्रदान करता है, जिससे वे अपने ऑर्गेनाइजेशंस में प्रभावी कमांड, कंट्रोल और डिसिप्लिन ला सकेंगे और हमारे सुरक्षा ढांचे को और मजबूत व बना सकेंगे। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह बिल भारत के सैन्य सुधारों की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से मैं इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस कमांड, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूं। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 और राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 पर राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण। आज पुराने डेंटल काउंसिल और नर्सिंग काउंसिल अधिनियम को बदलकर नेशनल डेंटल कमीशन और नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन के रूप में कानून बनाया गया है। इस बदलाव से संबंधित क्षेत्र में शिक्षा सस्ती, सुलभ और पारदर्शी होगी। विषय डिप्टी चेयरमैन सर ये है कि हम हेल्थ सेक्टर में जिस तरह से बदलाव कर रहा है, मोदी जी हमेशा टोटल में सोचते हैं, वो कभी टोकन में नहीं सोचते हैं और देश की समय स्थिति के अनुरूप क्या करने की आवश्यकता है। मोदी जी ने अपने पंच प्राण को बताते हुए रेड फोर्ट से कहा था कि हमें विरासत से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है। हमारी विरासत क्या थी, हमारी क्या विरासत है? विरासत से प्रेरणा लेके हम आगे बढ़े तो हम हमारी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। ये फ्लोर पर बताना चाहता हूँ कि 54,000 MBBS की सीट थी, आज 1,07,000 MBBS की सीट बन। आज मेडिकल MBBS की कॉलेज 350 थी, आज 704 MBBS की कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। ये क्यों किया? हम मानते हैं कि हमें डिस्पेंसरी चालू करनी है तो हमें मेडिकल कॉलेज बढ़ानी होगी, हमें डॉक्टर बनाना होगा। डॉक्टर बनने लगा और उसके साथ साथ मेडिकल एजुकेशन हम अच्छा, बेहतर और विश्व की आवश्यकता के अनुसार, देश की आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर का भी निर्माण करें और स्टैंडर्ड क्वालिटी एजुकेशन भी दे। नॉट ओनली फॉर MBBS या मेडिकल एजुकेशन बट नर्सिंग इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। और देश की रिक्वायरमेंट को भी हमें ध्यान में रखना है और दुनिया की आवश्यकताओं को भी हमें पूरी करना है। उसके लिए जो एक होलिस्टिक का एफर्ट हमने लिया है, इस एफर्ट के फलस्वरूप हम सबसे पहले नेशनल मेडिकल कमीशन लाए, उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद एलाइड हेल्थ सर्विसेज बिल लाए, एलाइड 56 टाइप की हेल्थ सर्विसेज के को रेगुलेट करने के लिए
क्वालिटी एजुकेशन स्किल मैन पावर तैयार करने के लिए क्वालिटी एजुकेशन का प्रावधान किया। उसको आगे बढ़ते बढ़ते हम आज डेंटल कमीशन बिल और नर्सिंग मिडवाइजरी बिल लेके आए हैं। उसके लिए रिकमेंडेशन भी हुई है और मेंबर ऑफ एक्सपर्ट कमेटी 2013 में बनी थी और पीजीआई चंडीगढ़ की एक्सपर्ट कमेटी ने कहा था कि सभी एजुकेशन के लिए आपको स्वायत्त कमीशन बनाना होगा। जो काउंसिल चल रही है उसके जगह पे आप कमीशन बनाओ, ऐसी रिकमेंडेशन की थी। डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने 2017 में 109वीं रिपोर्ट में भी कहा था कि सभी विभाग के सभी इस सेक्टर के लिए मेडिकल एजुकेशन के लिए अलग कमीशन होना चाहिए और नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में बनाई गई थी। उसमें भी बात रखी गई थी कि सभी हेल्थ सेक्टर के लिए अलग कमीशन का प्रावधान हो। उसको देखते हुए हमने 2 कमीशन लाए और तीसरा कमीशन हम आज लेके आए हैं। ये लेके आने के लिए क्या उसको क्यों अनुशंसा करनी पड़ी, मैं इस फ्लोर पर बताना चाहूँगा कि समय के साथ बदलना बहुत आवश्यक होता है। समय के साथ हम ना बदलाव करें तो हमें पीछे रहना पड़ जाता है और इसलिए हम स्टैंडर्ड एजुकेशन कैसे दें। नर्सिंग का स्टैंडर्ड एजुकेशन, क्योंकि सिनारियो बदल गया। डेंटिस्ट्री पहले केवल टीथ निकालना था, अभी बहुत उसमें बदलाव हो गया। अलग अलग टाइप की एक्सपर्टाइज आ गई, अलग अलग टाइप के डेंटिस्ट्री में भी अलग अलग विभाग के एक्सपर्ट होने लगे। उसके लिए एजुकेशन सिलेबस तैयार करना, उसके लिए कोर्सेज चालू करना, उसके लिए सीट का प्रावधान करना और उसके लिए जो बदलते समय की आवश्यकता है उसको कैसे हम फुलफिल करें, उसका भी विचार करना आवश्यक था। मेडिकल कमीशन के द्वारा नई मेडिकल कॉलेज पारदर्शिता के साथ खोली जा रही है। मेडिकल कॉलेज नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना के सभी मेडिकल कॉलेज को आज नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ वर्चुअली जोड़ दिया गया है। 16 टाइप के कैमरा के द्वारा कोई फिजिकल इंस्पेक्शन की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। ये बिल में भी हम प्रावधान लेके आए हैं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि ये प्रस्ताव हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये मणिपुर के इंसाफ के लिए जरूरी था और अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए है। उन्होंने कहा कि मणिपुर का युवा इंसाफ मांग रहा है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से सदन में मणिपुर हिंसा मुद्दे पर चर्चा की मांग की और पीएम मोदी से 3 सवाल भी किए। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इंडिया अलायंस के इस अविश्वास प्रस्ताव को आपने स्वीकार किया। जब आपने पूछा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कौन कौन खड़ा है, तो मैं इस मंच से हमारे सारे इंडिया अलायंस दलों के सांसदों को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। सर, ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है। ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी। ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ की। महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि ये सभा मंत्री परिषद में विश्वास का भाव व्यक्त करती है। ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी नाइंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है सर। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। ये हमारी अपेक्षा थी, ये हमारी अपेक्षा थी। लेकिन अफसोस की बात है
कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। सर, साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, MOS होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? ये है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होने के नाते एक शांति की पहल करें, उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसद में वो ताकत नहीं है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? ये 3 सवाल हैं सर, और शायद इन 3 सवालों का 3 उत्तर भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों मौन हैं? शायद उस प्रश्न का उत्तर भी 3 है। पहला उत्तर कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। इसीलिए आज मणिपुर में 150 लोग मरे, लगभग 5000 घर जलाए गए, लगभग 60,000 लोगों आज शिविर में हैं, लगभग 6,500 FIR है, और मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जो एक संवाद का वातावरण बनाना चाहिए था, जो एक शांति, अमन और सद्भावना का एक वातावरण जो बनाना चाहिए था, आज उन्होंने सिर्फ मई महीने से नहीं, पिछले 2-3 सालों से ऐसे कुछ कदम लिए हैं जो आज समाज के बीच में तनाव पैदा हो गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र 2023 के दौरान यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने यूपी में हुए अपराध नियंत्रण को लेकर चर्चा की और कहा कि यूपी में जब से योगी सरकार आई है तब से अपराधों में कमी हुई है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात को चरितार्थ किया है। उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों की सोच बदली है और उनका मानना है कि पहले के मुकाबले अब कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। योगी सरकार आई है तब से लगातार अपराधों में कमी हुई है, और जहां जहां अपराध हुए भी हैं मान्यवर, तो वहां पर सख्त से सख्त सजा दी गई है और यहां तक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दिया गया। चाहे NCRB का आंकड़ा देख लें और चाहे मान्यवर लोकल, हर तरह से जो अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात कही गई थी उसको पूरी तरीके से चरितार्थ किया गया है। और आज उत्तर प्रदेश एक मॉडल बना है और पब्लिक परसेप्शन भी यही है कि कानून व्यवस्था की स्थिति पहले की सरकारों के मुकाबले में बहुत 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 बेहतर है। जहां तक मान्यवर आपने कहा कि साइबर क्राइम की बात कही, मान्यवर परिणाम बताते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। जहां कहीं पर भी सूचना मिलती है मान्यवर, उसमें मुकदमे भी दर्ज होते हैं और उसमें मान्यवर कार्रवाई भी होती है। आप प्रश्न का मान्यवर दूसरा पैराग्राफ देख लें। आपने खास तौर से पूछा था, हमने खास तौर से बताया कि क्या सरकार बताएगी कि 2022 से दिनांक 20/3/23 तक साइबर अपराध के कितने मुकदमे पंजीकृत हुए। हमने मान्यवर बताया 13,155। और अब मान्यवर हम आपको पूरे आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहते हैं कि हमने उसमें कार्रवाई की है, एग्जेम्पलरी कार्रवाई की। और एग्जेम्पलरी कार्रवाई यहां तक कि हम वर्तमान में जितने भी हमारे मुकदमे पंजीकृत हुए उसके प्रति हुई, और उसके अलावा भी मान्यवर हमने हर तरह से इस बात की कार्रवाई की। हम आपको कार्रवाई के बारे में मान्यवर अवगत कराए दे रहे हैं। ये जिस पीरियड का आपने पूछा उस पीरियड का भी बताए दे रहे हैं। मान्यवर 13,155 मुकदमे पंजीकृत हुए, 4,372 आरोप पत्र, 4,406 नहीं आया, 4,606 अंतिम रिपोर्ट, 45 खारिज हुए और 7,570 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। और इसमें 89 करोड़ 45 लाख 67,670 रुपए की रिकवरी भी कराई गई। ये अगर कार्रवाई नहीं होती मान्यवर तो ये रिकवरी नहीं होती।
89 करोड़ की रिकवरी हुई है मान्यवर। ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि हमारी जहां कहीं पर भी मान्यवर कोई भी सूचना मिलती है तो उसको रजिस्टर करके उस पर कार्रवाई होती है मान्यवर। दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख एवं प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर एवं एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष सरदार राजा इकबाल सिंह, उप नेता जय भगवान यादव एवं निगम पार्षद योगेश वर्मा ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि दिल्ली की शिक्षा मंत्री अतिशी अक्सर छात्रों को सर्वोत्तम सुविधाएं देने का दावा करती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है तब से एमसीडी के स्कूलों के छात्रों को बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित किया जा रहा है। प्रवीण शंकर ने कहा कि शैक्षणिक वर्ष 2022 से 23 तक एमसीडी के सभी छात्रों को वार्षिक वर्दी भत्ते के रूप में हर साल 1100 रुपए मिलते थे, लेकिन अब दिल्ली सरकार के अधीनस्थ एमसीडी प्रशासन ने वार्षिक वर्दी भत्ते में कटौती कर इसको मात्र 600 रुपए कर दिया है। दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों एमसीडी और दिल्ली सरकार ने वर्दी भत्ता कम कर दिया और वर्दी वितरण के लिए फंड भी क्यों बंद कर दिया गया है। पिछले लगभग 8-8.5 साल से दिल्ली ही नहीं सारे देश के लोग एक बात सुनते हैं, यह सरकार लगातार 8-8.5 साल से एक ही बात कहती है कि हमने शिक्षा में क्रांतिकारी सुधार किए हैं। ये सरकार लगातार कहती है कि हमने शिक्षा को सबसे ज्यादा बजट दिया है, मगर जब वास्तविकता देखते हैं तो इसके ठीक विपरीत होती है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में जो कमियां हैं उन्हें हमारे वरिष्ठ नेताओं ने बार बार उठाया है, मगर आज हम आपके सामने दिल्ली नगर निगम के स्कूलों का विषय रख रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जिस दिन से नगर निगम में सत्ता मिली है आम आदमी पार्टी को, उस दिन से आतिशी जी जो दिल्ली की शिक्षा मंत्री है सीधा इंटरफेयर करती है, सीधा स्कूलों में जाती है, सीधा शिक्षा विभाग के दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों से मीटिंगें करती है। इन बड़े नगर निगम में शिक्षा सुधारों के बीच कुछ छोटी कमियां हैं और आज हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपके आगे रख रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में बच्चों को हमेशा से, मैं मानता हूं पिछले 40-50 साल से ये व्यवस्था थी कि बच्चों को वर्दी दी जाती थी, बाद में उसे परिवर्तित करके ये कर दिया गया कि वर्दी की जगह यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाने लगा। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो 31 मार्च 2022 तक नगर निगम में था, तब तक प्रति बच्चा सभी बच्चों को 1100 रुपए यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाता था। मगर खेद की बात है कि ऐसे लोग जो खुद को शिक्षा क्रांति का दूत कहते हैं, उन्होंने बच्चों का वो यूनिफॉर्म अलाउंस काट के आधा कर दिया है। इस वर्ष दिल्ली नगर निगम ने यूनिफॉर्म अलाउंस के नाम पर जुलाई के महीने में बच्चों को मात्र 600 रुपए दिए हैं। क्या 600 रुपए में आज के इस महंगाई के जमाने में बच्चों का सर्दी और गर्मी दोनों का यूनिफॉर्म बन सकता है? आतिशी जी ये दिल्ली वाले आपसे जानना चाहते हैं, शहरी ओबराय जी ये दिल्ली वाले आपसे जानना चाहते हैं। दिल्ली नगर निगम ने एक आदेश निकाला है जिसके अनुसार ये 600 रुपए का अलाउंस भी लड़कियों को तो मिला है, मगर लड़कों में केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बच्चों को दिया जा रहा है। जनरल कम्युनिटी के जो गरीब परिवारों के बच्चे दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पढ़ते हैं, उन सबको यूनिफॉर्म अलाउंस से केजरीवाल सरकार और शहरी ओबराय के नगर निगम ने वंचित कर दिया है। इससे भी बड़ी एक और बात मैं आपके समक्ष रखता हूं कि पिछले वर्ष तक 2022-23 के एकेडमिक वर्ष तक जो यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाता था वो नगर निगम के पैसे से दिया जाता था, नगर निगम के फंड से दिया जाता था। मगर इस बार इस क्रांतिकारी सरकार और नगर निगम के शासन में पहली चीज तो कटौती कर दी गई, दूसरी चीज उसमें जातीयता जोड़ दी गई और तीसरी चीज अपना फंड भी बंद कर दिया। सर्व शिक्षा अभियान जिसका पैसा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देती है, उस फंड से अब बच्चों को यूनिफॉर्म अलाउंस दिया गया है। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम